हाय वेलकम ट्रेडर्स। हम लोगों ने ये जो स्विंग ट्रेडिंग का जो सीरीज है उसमें काफ़ी अच्छे से बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लिया है। अभी आ चुका है इम्पॉर्टेंट टाइम जहाँ पे हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। आज से हम लोग एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे 3 स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिस्कशन होने वाली है, जिसका हम लोग फर्स्ट स्ट्रैटेजी का डिस्कशन आज करने वाले हैं। वो है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हमेशा होता है ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना। ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते टाइम आप एक एंट्री एग्जिट रूल्स, मैं आपको एक कस्टमाइज स्ट्रैटेजी तो देने ही वाला हूँ आज, जिसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट ये एक आपके लिए मेथड पकड़ी और आप आपका एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसमें से बना सकते हो। हमेशा जब आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी की बात करते हो तो आप जो प्राइमरी ट्रेंड है उस ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करते हो। इसका मतलब ये है, अगर हम लोग कोई और स्ट्रेटेजी की बात करें तो हमारा इंटेंशन, हमारा सेटअप, हमारे एंट्री ट्रिगर पॉइंट्स वैसे होने चाहिए। मैं काफ़ी सिंपल वे में अगर आपको आज कोई एक बेसिक स्ट्रैटेजी बताने चाहूँ तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि समझो एमएससीडी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आपका वीकली एमएससीडी पॉजिटिव टेरिटरी में है। तो मैं आपको हमेशा बताऊंगा आप आर्ली चार्ट पे जाके, मतलब अगर मैं मल्टी टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो आप आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके सेम स्टॉक को जब वो बुलिश सिग्नल दे दे क्रॉस और बाय का, तो आप बाय कर सकते हो। मतलब आप एक ही इंडिकेटर से एक अच्छा स्ट्रैटेजी बना सकते हो। बहुत सिंपल है। एमएससीडी अगर पॉजिटिव है वीकली वाला, तो आप आर्ली का जब भी पॉजिटिव हो जाए तब एंट्री ले लो। वो नेगेटिव हो जाए तो वापस निकल जाना। इसको बैक टेस्ट करके भी देख सकते हो, सो दैट आपको पता चले कि, बट आपको हमेशा ट्रेड लेना है। तो आपका स्टॉक यूनिवर्स आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेड करोगे, उसमें कितना वॉल्यूम होना चाहिए, वो टॉप 200 में चाहिए, टॉप 500 में चाहिए, कैसे चाहिए, 200 से 500 के बीच वाला चाहिए निफ्टी, और वोलेटिलिटी और स्विंग लोज स्विंग हाइस क्या क्या अवेलेबल है। बहुत सारे पैरामीटर्स है, पर वही सब पैरामीटर्स को डिफाइन करते आना चाहिए। स्ट्रैटेजीज बनाना काफ़ी आसान होता है, बट इसको एग्जीक्यूट करना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। चलो, वैसे ही आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मैं आपको स्ट्रैटेजी के सेटअप रूल्स बताता हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा मेरा स्क्रीन, और उसी के साथ साथ वैसे ही हम लोग उसको चार्ट्स पे एनालाइज करके देखेंगे कि हम लोग धन के चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू पे उसको कैसे अप्लाई करें, कैसे देखें, प्लस कौन से स्क्रीनर के थ्रू कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें, सो दैट ये स्ट्रैटेजी में हमारे लिए वो राइटली फिट रहे। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी। तो जैसे हमारा ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी में डिस्कशन हुआ कि ट्रेंड फॉलोइंग ये वो स्ट्रैटेजी का टाइप होता है जहाँ पे हम लोग मार्केट के ट्रेंड को कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। जो प्राइमरी ट्रेंड है वो और एक्सटेंड होगा, वो वैसे ही चलते रहेगा। इस एंटिसिपेशन में हम लोग और एक बार एंट्री लेते हैं उसमें, वो स्टॉक में, वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में। ये होती है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। इसमें इंडिकेटर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारे ट्रेंड जब भी पुल बैक देगा, हमें एक पॉज दिखाएगा, तब हम एंटर करेंगे, ऐसा वाला इंडिकेटर यूज़ करेंगे। और हमें एग्जिट सिग्नल भी एक इंडिकेटर के थ्रू मिल सकता है। ट्रेंडिंग स्टॉक्स होते हैं या ट्रेंडिंग इंडेक्स होता है, उसमें आप ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हो। तो आपको एक ट्रेंड वाला स्टॉक चाहिए जहाँ पे ट्रेंड को मिलता है। साइडवेज स्टॉक्स में जनरली आपको ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी नहीं काम में आएगी। वैसे ही साइडवेज मार्केट भी होता है काफ़ी बार साल में। तो हो सकता है ऐसे कुछ टाइम आएंगे मार्केट में जहाँ पे आपका ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी शायद काम ना करे, तो उस टाइम में कुछ और स्ट्रैटेजीज पे काम करना होगा। प्राइमरली आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो जो स्ट्रैटेजी हम लोग आज समझने वाले हैं, उसके एंट्री और एग्जिट रूल्स के बारे में जानने वाले हैं, ये वही इंडिकेटर्स के ऊपर बनाया हुआ है जो इंडिकेटर्स हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है। अगर आप में से कुछ लोगों ने हमारे पिछले कौन सी इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए, अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आई विल इंसिस्ट यू कि आप पहले वो भी देखिए। सो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि हम लोगों ने वही इंडिकेटर्स क्यों यूज़ किए और वही इस स्ट्रैटेजी में मैंने क्यों रखे हैं। तो लेट्स गो एंड सी कि क्या हमारे एंट्री रूल्स होने चाहिए फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। अभी हम लोग दोनों कंडीशंस के हिसाब से देखेंगे कि कभी कभी हमें लॉन्ग लेना है और कब हमें शॉर्ट लेना है। तो हम लोग पहले चेक करेंगे द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे हमारा कंडीशंस क्या क्या है। द प्राइस शुड बी अबव 50 एंड 200 ईएमए। तो अप ट्रेंड का हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो जो भी हमारा डेली चार्ट पे प्राइस होगा वो हमारे 50 और 200 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, तब हम लोग ये लॉन्ग ट्रेड लेने वाले हैं। RSI शुड बी बिटवीन 40 और 60 डेली में, हम लोग रेंज की बात करें, और MACD लाइन शुड बी अबव द सिग्नल लाइन। तो ये हमारा प्राइमरी कंडीशन हो गया कि हम लोगों ने ये 3 कंडीशंस रखे हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये तीनों चीजें होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग वी विल मूव टू द 1 आवर चार्ट। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, प्राइस पुल्स बैक टू द 50 EMA और VFAP। अभी मैंने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस रखे हैं, इसमें से जो आपको सुटेबल लगे
आप वो कंडीशन को चूज कर सकते हो। अगर आप वीवैप एक्सटेंसिवली यूज करते हो और आपको अंडरस्टैंडिंग वीवैप को लेके अच्छा है, तो आप वीवैप के अराउंड एंट्री लीजिए। अगर आप ईएमए यूज करने वाले ट्रेडर हो तो आप ईएमए के अराउंड एंट्री लीजिए। तो मैंने कहा है यहाँ पे पहला कंडीशन है 1 आवर के चार्ट पे कि प्राइस 50 ईएमए के आसपास आनी चाहिए। फिर आरएसआई तभी भी 40 के ऊपर होना चाहिए। आरएसआई स्टीज अबव 40, स्टिल शोइंग स्ट्रेंथ। और एमएसीडी शोज अ बुलिश क्रॉसओवर, मतलब 1 आवर पे भी एमएसीडी का बुलिश क्रॉसओवर है। फिर हमारा आता है एंट्री ट्रिगर पॉइंट, मतलब कंडीशंस मेरे 1 डे पे मीट हो गए। 1 डे पे कंडीशन है कि स्टॉक 50 और 200 के ऊपर है, एमएसीडी बुलिश है और आरएसआई 40 से 60 के बीच में। 1 आवर पे आता हूँ तो प्राइस पुल बैक आ रहा है और 50 ईएमए पे 1 आवर पे 50 ईएमए पे आ रहा है। आरएसआई अभी भी 40 के ऊपर है और एमएसीडी अभी भी बुलिश है। फिर मैं एंट्री कब लूंगा? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। जब वो ईएमए के पास या आपके वीवैप के पास अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, आप वहां पे वो बुलिश कैंडल की फॉलो थ्रू पे एंटर कर सकते हो। और प्राइसेस बाउंस ऑफ अ की सपोर्ट। की सपोर्ट हमारे बेस में क्या क्या हो सकते हैं? 50 ईएमए, वीवैप या लोअर बॉलिंजर बैंड ऑन 1 आवर। अभी ये सारे एंट्री जो ट्रिगर पॉइंट्स है, ये मैं 1 आवर की बात कर रहा हूँ। आपको बॉलिंजर बैंड यूज करना है तो बॉलिंजर बैंड भी यूज कर सकते हो यही स्ट्रेटजी के अंदर। तो आपको आपकी एंट्री को रिफाइन करना है, आपको आपकी एंट्री 1 आवर पे आइडेंटिफाई करनी है। मैंने बस 1 डे पे पहले ट्रेंड को एनालाइज किया, वापस समझ लेते हैं मैंने इस स्ट्रेटजी में क्या किया। पहले डेली टाइम फ्रेम को ट्रेंड को एनालाइज किया है, स्टॉक में स्ट्रेंथ है ये समझ लिया है। कैसे समझा? ईएमएस की तरफ से समझा। फिर मैंने देखा कि उसमें आरएसआई भी अच्छा मोमेंटम में, एमएसीडी भी अच्छा मोमेंटम में, मतलब मेरे 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे डेली टाइम फ्रेम में। फिर मैं जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं उसको एक अच्छे लेवल पे टाइम करने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो 1 आवर पे वो 50 ईएमए है जो मैं चूज करने वाला हूँ एंट्री के लिए। 50 ईएमए पे प्राइस आती है और 50 ईएमए पे जब एक बुलिश कैंडल बन के वहां पे मुझे एक एमएसीडी क्रॉसओवर भी मिल रहा है, तब मैं एंटर करता हूँ और मैं उसको राइड करूंगा। इस केस में एग्जिट भी देख लेते, सो दैट हम लोग चार्ट्स पे जाके एनालाइज करेंगे कि कभी ऐसे अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी इसके पहले, कोई भी एक स्टॉक पिकअप करेंगे और वो स्टॉक पे इसके पहले कभी कंडीशंस फिल हुई थी, मीट हुई थी, वो कंडीशंस को देखेंगे। टेक प्रॉफिट मेरा क्या होना चाहिए? तो प्राइस रीचेस द अपर बॉलिंजर बैंड। अगर आप बॉलिंजर बैंड एंट्री के लिए यूज कर रहे हो तो मैं एग्जिट के लिए या टेक प्रॉफिट में भी आपको बोलूंगा कि आप बॉलिंजर बैंड ही यूज करो। या तो अब अगर आप आरएसआई यूज कर रहे थे एंट्री के लिए कि आरएसआई 40 पे आप एंट्री करने वाले थे, तो आरएसआई जब 70 चला जाए तब आप एग्जिट ले सकते हो। या तो अगर आपका एंट्री सिग्नल एमएसीडी था तो आप एग्जिट भी एमएसीडी के हिसाब से लो। कोई भी एक आप इंडिकेटर को पकड़ के एंट्री ले लीजिए। हम लोगों ने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है तो 1 आवर पे आप अकॉर्डिंगली आपका एक एंट्री सिग्नल रख सकते हो। तो जैसे ही हम लोगों ने एंट्रीज को तो आइडेंटिफाई कर लिया, एग्जिट को भी डिफाइन कर लिया, मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो स्टॉप लॉस हमेशा बहुत बेसिक है कि जो आपका रीसेंट स्विंग लो है 1 आवर वाला, क्योंकि हम लोग एंट्री 1 आवर पे ले रहे हैं। 1 आवर पे एंट्री लेने का हमारा कंडीशन भी ये है और एक पर्पस भी ये है कि मेरा स्टॉप लॉस और स्विंग लो थोड़ा छोटा रहे। तो वहां पे एक स्विंग लो फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था, क्यों? क्योंकि एमएसीडी क्रॉसओवर या 50 ईएमए के ऊपर एक बुलिशनेस फॉर्म होना वापस 1 आवर पे, मतलब यही है कि वहां पे 1 आवर का एक स्विंग बन रहा है। तो मेरा वो रीसेंट स्विंग ही 1 आवर वाला एक एसएल होगा, या तो एक फिक्स्ड एसएल होगा 2 से 3% का। अगर मुझे पता है हमेशा मुझे 4 to 5% का अगर ऊपर रिवॉर्ड मिलता है तो मैं उसका हाफ रिस्क दे सकता हूँ। या तो मेरा रिस्क स्टॉप लॉस मैं मेरे रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से, मेरा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी रख सकता हूँ। पर प्राइमरली स्विंग लो ये हमारा प्राइमरी स्टॉप लॉस होगा। आइए चलिए हम लोग स्टॉक्स पे एक बार ये कंडीशंस लगा के देखते हैं कि क्या वो स्टॉक में कभी इस बेसिस पे कोई एंट्री थी और उसको कैसे लेना चाहिए था। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए आईसीआईसीआई बैंक ये स्टॉक ओपन किया है, और अगर मैं देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं पीछे कोई भी टाइम में जाकर देखूँ तो काफ़ी बार प्राइसेस ने मुझे यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है। जैसे मान के चलते ही यहाँ पे प्राइस ने पुल बैक दिया था, यहाँ पे कुछ बुलिश फॉर्मेशन डेली पे बना था और प्राइसेस ऊपर गई थी। तो प्रोबेबली ये 25 नवंबर है, मैं यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ सो दैट हमें पता चले कि हम लोग ये रेंज में इसको आइडेंटिफाई करने वाले हैं। और मैं यही रेंज ऑब्जर्व करता हूँ मार्केट्स में, और इसमें ये जो बीच वाली रेंज है, मैंने 2 वर्टिकल लाइंस इसलिए मारी क्योंकि यहाँ से प्राइस 50 ईएमए के ऊपर गई थी। अगर आप यहाँ पे देखो ये फेज में, ये 2 ब्लू लाइंस के बीच वाला अगर फेज देखो, तो यहाँ पे मेरी सारी कंडीशन शायद 1 डे वाले तो मीट हो रहे हैं। प्राइसेस 50 और 200 के ऊपर है ये वाले जोन में। नीचे देखो तो आरएसआई 40 से 60 के बीच में था यहाँ पे, और एमएसीडी भी देखो तो शायद बुलिश है।
तो ये वाला मेरे लिए परफेक्ट यहाँ पे एक 1 डे वाला क्राइटेरिया है। रिसेंटली अगर आप देखो तो शायद वो क्राइटेरिया शायद अभी भी आज भी मैच हो रहा है। प्राइसेस 50 या 200 के ऊपर। आरएसआई तो चलो 73 हो चुका है, तो मैं फिलहाल इसको नहीं कंसीडर करूँगा क्योंकि आरएसआई बहुत ही रेंज के बाहर चला गया। मुझे आरएसआई 40 टू 60 के रेंज के अंदर चाहिए था। बट ये फेज़ में मुझे लग रहा है कि था प्राइस। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 1 आवर कर लेता हूँ और 1 आवर के लिए हम लोग वही फेज़ में जाके देखेंगे क्योंकि मैंने ब्लू लाइन्स इसलिए मार्क करके रखी थी सो दैट मुझे 1 आवर पे जाके सेटअप मिले कि क्या इस ज़ोन में सेटअप था या नहीं। तो दोनों तीनों कंडीशंस को भी मीट करता है। क्या हुआ था, अगर मैंने ये ब्लू लाइन की जैसे बात की तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे तो मेरी कंडीशंस मीट हो रही थी। अभी मैं वेट कर रहा हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे पुल बैक मिलने के लिए। पुल बैक को मैंने कैसे डिफाइन किया था? पुल बैक को मैंने ऐसे डिफाइन किया था कि अगर प्राइसेस पुल होती है 50 डेज मूविंग एवरेज, जो मेरा रेड कलर का लाइन होता है, अगर इसके आसपास पुल हो रही है तो यहाँ पे मैं बुलिश कैंडल्स का वेट करूंगा। बुलिश कैंडल फॉर्मेशन के बाद जब उसके पर्टिकुलर हाईज ब्रेक होंगे तो या तो एक तो आरएसआई ब्रेकआउट या तो एमएसीडी, विच एवर कन्फर्म्स मी। तो एमएसीडी के बाद मैंने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट्स देखा, प्राइस पुल हुई, यहाँ पे थोड़ा बेरिशनेस था बट मूविंग एवरेज के ऊपर वापस प्राइस सस्टेन करने लगी। यहाँ पे ये लेवल पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आरएसआई ने भी ये 50 वाला लेवल क्रॉस किया। तो आप आरएसआई अगर ट्रेड करते थे तो आपको आरएसआई सिग्नल दे रहा है, कैंडलस्टिक सिग्नल दे रही है, प्लस एमएसीडी ने थोड़ा लेट आपको सिग्नल दिया, रफली अराउंड 1299। आपका स्विंग लो था 1282, तो रफली आपको 18 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती थी। और उसके बाद आप अगर देखोगे तो ये 1299 के बाद अगर आपने 1300 पे भी एंट्री ली थी तो 1300 के बाद इसने आपको नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, मतलब ये एंट्री तो हुई 29 ऑफ नवंबर को, उसके बाद से अगर आप देखो तो इसने एक हाई बनाया है ऑन 6 ऑफ दिसंबर। तो लगभग आपको 7 से 8 दिनों के अंदर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिला, लाइक 1300 से लेके 1345 50 रुपीज़ मिले, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 18 रुपीज़ था। स्विंग लो तो नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि हम लोग मल्टीपल कन्फर्मेशन ले रहे हैं और आप समझो एमएसीडी के हिसाब से भी राइड कर दे तो प्रोबेबली आपको यहाँ पे एग्जिट मिलता। तो ये एग्जिट आया है अराउंड 1328। तो 1328 आपको एमएसीडी का भी एग्जिट मिलता तो भी आपको अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, या अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से भी देखते तो आपको 1:3 के आसपास तो भी मिल चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। सो आप अगर 1:2.53 के रेंज में अगर रिवॉर्ड लेते हो तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो जाता है। सिमिलरली ऐसी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप माइन्यूटली आपके पैरामीटर्स को एडिट कर सकते हो। आप जो मैं डेली पे दिख रहा हूँ आप उसको वीकली कर सकते हो, पर ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है कि कैसे एक ट्रेड प्लान बनता है, कैसे एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है। हम लोग अभी कोई ऐसे स्टॉक में हमारा जो सेलिंग वाला सेटअप है, सेलिंग वाले रूल्स भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सेलिंग वाले सेटअप को लेके देखेंगे कि कहाँ पे हमें कोई सेलिंग वाला सेटअप मिला था, प्लस कैसे स्टॉक्स को हम लोग स्क्रीन कर सकते हैं, हम लोग स्कैनिक्स का यूज करके मोमेंटम कहाँ पे फिलहाल, वो स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो अगर हम लोग सिमिलर स्ट्रैटेजी को उल्टा कर दें, अगर मुझे शॉर्ट ट्रेड लेना है, कहीं पे शॉर्ट करना है, ऑब्वियसली जब मैं शॉर्ट ट्रेड लेने की बात करता हूँ तो ये इंट्राडे सिस्टम नहीं है, इसलिए हमेशा आप जब शॉर्ट करो तो शॉर्ट आपको फ्यूचर्स में करना पड़ सकता है या आपको ऑप्शंस के थ्रू करना पड़ेगा स्टॉक्स में, क्योंकि इंट्राडे ही आप इक्विटीज को शॉर्ट कर सकते हो और हम लोग ये इंट्राडे नहीं डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा यहाँ है स्विंग सेटअप जहाँ पे शायद टाइम लग सकता है, तो प्रोबेबली आपको पुट बाय करना पड़ सकता है या कॉल सेल करना पड़ सकता है या फ्यूचर्स को शॉर्ट करना पड़ सकता है। बट ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स कैरीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हायर रिस्क। तो जब भी अगर आपको मार्केट में शॉर्ट करना नहीं आता या आपको डेरिवेटिव्स का उतना नॉलेज नहीं है तो आप शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड कर सकते हो और आप लॉन्ग ओनली ट्रेड कर सकते हो। पर लॉन्ग ओनली ट्रेड करने के लिए हमेशा मार्केट आपके फेवर में होना चाहिए, तो बहुत सारी कंडीशंस है जिसको आपको देखना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली एक एज या स्विंग की जब बात होती है, स्विंग ट्रेडिंग की बात होती है, तो आपने मार्केट में दोनों साइड ट्रेडिंग करने आना चाहिए। और स्विंग ट्रेडर्स ने पर्टिकुलरली अगर आप यही एडवांटेज है ना स्विंग ट्रेडर्स का बाकी ट्रेडर्स के ऊपर या इन्वेस्टिंग के ऊपर, कि अगर मार्केट गिर रहा है तो आप उसमें से भी पोटेंशियल प्रॉफिट्स कमा सकते हो। बट इट कैरीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क, क्योंकि जब शॉर्टिंग की बात आती है तो ऑब्वियसली फ्यूचर्स या ऑप्शन थ्रू, मतलब डेरिवेटिव्स थ्रू ही आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो, विच हैज़ अ हायर रिस्क बिकॉज ऑफ द लिवरेज अवेलेबल। तो लिवरेज को मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टास्क है, वो हम लोग कभी और डिस्कस भी कर लेंगे। बट यही कंडीशंस जो हम लोगों ने लॉन्ग में देखी थी एग्जैक्टली उल्टी होंगी। तो जैसे लॉन्ग में हम लोगों ने 1 डे पे क्या सोचा था, स्टॉक 50 और 200 के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 50 या 200 के नीचे, दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे अगर स्टॉक हो तो मैं इसको शॉर्ट करूंगा।
आरएसआई मेरा किसके नीचे होना चाहिए, 60 के नीचे, और एमएसीडी मेरा क्या होना चाहिए, बेरिश। अगर 1 आवर मतलब 1 डे पे अगर ये सारी कंडीशंस मैच हो रही है तो एग्जैक्टली मैं जैसे लॉन्ग में कर रहा था वैसे ही शॉर्ट में करूंगा। 1 आवर पे जाऊंगा, एमएसीडी का अभी यहाँ पे बेरिश ट्रिगर लूंगा और वहां पे मैं मेरा एंट्री प्लान करूंगा। अब की बार मेरा स्विंग हाई स्टॉप लॉस होगा। तो ऐसे ही मैं शॉर्ट को कैरी कर सकता हूँ, ओवर 2-3 डेज देख सकता हूँ कि क्या वो मेरी फेवर में मूव कर रहा है। तो हम लोगों ने ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में सिर्फ इतना ही नहीं देखा कि मैं ट्रेड्स के रूल्स कैसे डिफाइन करता हूँ, कैसे बनाता हूँ ट्रेडिंग सिस्टम को, बट मैं मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस को भी सीख रहा हूँ कि मैंने कैसे बड़े टाइम फ्रेम का जो मेरा व्यू था वो मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड कर रहा हूँ, सो दैट मेरा रिस्क कम हो जाए और शायद मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो और बेटर हो जाए। तो चलो हम लोग चार्ट पे जाके चेक करते हैं एक बार कि कहाँ पे मुझे कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलता। मान के चलो रिसेंटली जो भी बेरिश स्टॉक्स है जो 50 डेज और इसके नीचे है उनको देख लेते हैं। तो जैसे 1 डे पे देखता है तो टाटा मोटर्स हैव बीन बेरिश सिंस लॉन्ग। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 50 और 200 के नीचे ये लगभग अक्टूबर 24 के बाद से ही आया है नीचे। यहाँ पे से कोई भी अपॉर्चुनिटी ऑन द डेली टाइम फ्रेम मतलब तो बेरिश ही थी। तो मैंने यहाँ पे वापस ब्लू लाइन लगा दिया और आज भी ये स्टॉक उसी के नीचे है। तो मुझे पोस्ट दिस हमेशा 1 आवर पे जाके देखना है कि मुझे 1 आवर पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है नहीं शॉर्ट की, क्योंकि अगर मेरा एनालिसिस सेट हो चुका है कि मुझे 1 डे से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो मैं 1 आवर से बस वही काम कराऊंगा। कितना भी वो बुलिश पैटर्न्स बनाए ऑन द कैंडल स्टिक्स, कितना भी आरएसआई ओवरसोल्ड आए ऑन द डेली टाइम फ्रेम, तो भी इसमें मैं लॉन्ग नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने मेरे कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन कर लिया। मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट बुलिश है, कॉन्टेक्स्ट बेरिश है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बेरिश है। तो मैं 1 डे से मेरा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करता हूँ और 1 आवर से बस वही कॉन्टेक्स्ट के डायरेक्शन में ट्रेड करता हूँ। इसीलिए मैं ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी ऐसे बोल रहा हूँ। तो ये देखते हैं 3 अक्टूबर के बाद आर्ली पे हमें कहाँ कहाँ पे सेटअप मिला होगा। अभी जब यहाँ पे सेल सेटअप आया 1 डे पे, क्योंकि 200 और इसके बाद सारे पैरामीटर्स मैच होने लगे, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं पुल बैक का वेट कर रहा हूँ। जब पुल बैक आया और 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आके रिजेक्शन मिले प्राइस को, तो यहाँ पे देखो कैंडल स्टिक ने रिजेक्शन दे दिया, अच्छा खासा बेरिश पैटर्न। यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक्स पे बेरिश पैटर्न। तो अगर आप 50 ईएमए के हिसाब से ऑन दी आर्ली ट्रेड कर रहे हो और कैंडल स्टिक देख रहे हो तो यहाँ पे शायद आप शॉर्ट कर सकते थे, स्विंग हाँ आपका ऐसा होता। पर अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो शायद मुझे एमएसीडी नहीं बता रहा। तो प्रोबेबली समझो मैं थोड़ा एमएसीडी का फॉलोअर हूँ तो मैं शायद यहाँ पे ट्रेड ना लूँ, क्योंकि कैंडल स्टिक्स बता रही है, 1 आवर का मूविंग एवरेज बता रहा है, 1 डे बता रहा है, पर मेरा एक दूसरा इंडिकेटर है जो मुझे अभी तक शॉर्ट सिग्नल नहीं दे रहा है। तो मैं वेट करता और प्रोबेबली यहाँ पे जाके मुझे एमएसीडी का भी सिग्नल बेरिश मिलता, जो कि अराउंड 928 वाले लेवल्स पे मिलता। फिर मेरा स्विंग हाई होता 940 के आसपास और मैं ले रहा हूँ ट्रेड 928, मतलब एक 12 पॉइंट्स का एसएल है। अगर ये 12 पॉइंट्स का एसएल है, वापस अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 928 से मुझे अगर 12 पॉइंट्स के सामने कितने रिवॉर्ड मिलने चाहिए, तो लाइक 36 पॉइंट्स RR3 के लिए या उससे ज़्यादा पॉइंट्स थोड़ा RR4 के लिए। तो मैं देखता हूँ 928 से प्राइस कहाँ तक नीचे गई थी ऑन दी अर्ली टाइम फ्रेम ओनली। तो अर्ली टाइम फ्रेम ने उसने लो बनाया था ऑलमोस्ट 890, तो 928 से तो लगभग हम लोग एक 38 पॉइंट्स नीचे आए, विच इज़ मोर देन रिस्क रिवॉर्ड 3। पर अगर उसके बाद भी अगर आप देखो तो अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो और 50 EMA भी आप आपका सिग्नल पकड़ते हैं एग्जिट वाला, तो 50 EMA एग्जिट ही नहीं हुआ है काफ़ी टाइम तक, प्राइस नीचे ही जाते गई। और मे भी आपको मल्टीपल टाइम्स, अगर आप एमएसीडी के थ्रू उसको ट्रेड कर रहे थे तो मल्टीपल टाइम्स 20, 25, 30 रुपीज़, 20, 25, 30 रुपीज़ इसमें मिले होंगे, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट पता है। मेरा कॉन्टेक्स्ट बेरिश है, मैं बस आर्ली से वही कॉन्टेक्स्ट के डायरेक्शन में ट्रेड कर लूँगा, तो मुझे उतना ही समझना है। आप काफ़ी साइट से जहाँ से आपके सिग्नल्स को देख सकते हो, आप मैन्युअली एक वॉच लिस्ट बना सकते हो कि कौन से स्टॉक्स बुलिश या बेरिश चल रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग स्कैनएक्स पे जाते हैं, स्कैनएक्स जो हमारे लिए एक अच्छा स्कैनिंग टूल है, उसमें जाके अगर मैं क्रॉसओवर्स देखूँ तो मुझे कौन से क्रॉसओवर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो इन्होंने प्री डिफाइंड 2 क्रॉसओवर्स दिए हैं वो मेरे लिए डेली टाइम फ्रेम के क्रॉसओवर्स है, जहाँ से मैं मेरी वॉच लिस्ट बना सकता हूँ। लाइक डेथ क्रॉसओवर है और गोल्डन क्रॉसओवर है। तो अगर मैं डेथ क्रॉसओवर्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता है कि ईएमए इन्होंने 100 और 50 को कंपेयर किया है और प्रीवियस ईएमए 100 और 50 को कंपेयर किया। तो यहाँ से बेसिक मुझे स्टॉक्स तो मिल जाएंगे कि कौन से स्टॉक से जो बुलिश है, कौन से स्टॉक से जो बेरिश है। एटलीस्ट मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि निफ्टी फिलहाल क्या चल रही है। अगर निफ्टी 50 और 200 के नीचे है
तो मैं बस सारे बेरिश वाले ही सेटअप ढूंढूं, मैं क्यों बुलिश वाले सेटअप ढूंढूं? क्योंकि अभी तक मार्केट का कॉन्टेक्स्ट ही बेरिश है, तो मुझे बेरिश मतलब बुलिश ट्रेड तो नहीं ढूंढने हैं। अगर निफ्टी ही बेरिश है तो मैं इन द लार्जर डायरेक्शन ऑफ द मार्केट भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो शायद मैं बुलिश वाले सिग्नल्स ना ढूंढूं, मैं बस डेथ क्रॉसओवर्स में कौन से स्टॉक आ गए हैं, और फिर जब बेरिश स्टॉक्स आप ढूंढते हो तो आपको प्राइमरली ये देखना पड़ेगा कि आपका स्टॉक टॉप 200 में है, उसकी प्रोबेबिलिटी एफएनओ में रहने की ज़्यादा है, सो दैट आप डेरिवेटिव्स में उसको ट्रेड कर पाओ। जब आप बुलिश स्टॉक्स की बात करते हो तो बस आपके लिए वॉल्यूम एक अच्छा क्राइटेरिया बन जाता है स्क्रीनिंग करने के लिए, आप वॉल्यूम्स के पास ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। पर जब आपको सेलिंग करना है तो ऑब्वियसली आपको डेरिवेटिव वाला स्टॉक लगता है, फिर डेरिवेटिव्स में उसकी अलग रिस्क होती है, आपको वो स्टॉक बैन में ना चला जाए तो वही वाला एक रिस्क होता है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम वाला रिस्क है बाइंग में, वैसे सेलिंग में बैन वाला एक रिस्क होता है, क्योंकि आप डेरिवेटिव्स में जब पोजीशन बनाते हो आपको नहीं चाहिए आपका स्टॉक बैन में चला जाए। तो अब ये दो क्रॉसओवर्स यहाँ पे टेक्निकल क्रॉसओवर से यूज कर सकते हो, डेथ और गोल्डन। गोल्डन में आपको बुलिश स्टॉक्स मिलेंगे, ऑब्वियसली यहाँ से जो स्टॉक मिलता है आप उसको 50 और 200 पे कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैं अगर हिंदाल्को पे यहाँ पे क्लिक करूँ और चार्ट पे क्लिक कर दूँ तो मुझे हिंदाल्को का चार्ट मिल जाएगा, और मैं उसके चार्ट के थ्रू एनालाइज कर सकता हूँ कि क्या इसमें मैं बुलिश वॉच लिस्ट लगाऊँ। अभी देखो, जैसे चार्ट पे क्लिक कर दिया और मुझे दिख रहा है कि अभी हिंदाल्को प्राइस 50 और 200 के काफ़ी ऊपर है, RSI बस 69 है, मैंने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है, सो दैट जब प्राइस थोड़ी पुल होगी मैं आर्लीज पे इसको टाइम कर सकता हूँ, तो RSI भी कूल ऑफ हो जाएगा और मेरे लिए मेरे सेटअप में भी आ जाएगा। तो मुझे बस मेरे डेली टाइम फ्रेम से वॉच लिस्ट बनानी है और फ्रीक्वेंटली उसको आर्लीज पे ऑब्जर्व करते जाना कि कब वहाँ पे सेटअप बनेगा। ऑब्वियसली हम लोग और कुछ यहाँ पे चेंजेस लेके आने वाले स्कैनएक्स में, जहाँ पे आप थोड़े अलर्ट्स लगा पाओ और इसमें और एडवांस लेवल कस्टमाइजेशन कर सको आपके स्कैनिंग के लिए। बट एज ऑफ नाउ बहुत ब्यूटीफुल टूल है जहाँ से एटलीस्ट आप आपका वॉच लिस्ट डिज़ाइन कर सकते हो। आपके पास और भी बहुत सारे स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज होंगे, वहाँ पे आप ये वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो और वहाँ से स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। बिल्कुल ऐसे स्टॉक ढूंढिए, ऐसी स्ट्रैटेजीज को बनाइए, सो दैट ये आपको हेल्प करेगा एक बेटर स्विंग ट्रेडर होने के लिए और बेटर मूव कैप्चर करने के लिए। थैंक यू सो मच, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग और एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे।